सब लोग ज्वाइन कर लिए? यस। सर एक बात बोलना था। वो 23 का जो लास्ट क्वेश्चन पेपर था ना, वो पीडीएफ में मिल सकता है क्या? कौन सा क्वेश्चन? जून का जो लास्ट एग्जाम था हाँ हाँ, वो तो मैंने दिया वो हुआ है तो ना। पीडीएफ में है क्या? पीडीएफ मैंने भेजा हुआ ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने भेजा था, तीनों ग्रुप में डाला था। कौन सा आपका ग्रुप है? क्या? टेलीग्राम ग्रुप कौन सा वाला है? तीन ग्रुप है एक्चुअली, है ना। क्रैश कोर्स का अलग है और फाउंडेशन कोर्स के दो ग्रुप हैं। तो मैंने क्रैश तीन। कोर्स का। क्रैश कोर्स का मैंने शेयर किया हुआ है, मैं दोबारा भेज दूंगा अगर नहीं होगा तो। ठीक है। अगर किसी के पास भी होगा तो अगर वो रीशेयर कर दे। मैंने तो बहुत बाद में ज्वाइन किया ना, तो इसीलिए शायद मिला नहीं। कोई बात नहीं, मैं दोबारा भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ठीक है। एनोवा, एनकोवा। एनकोवा मतलब होता है एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। जैसे मान लीजिए कि दो ग्रुप हैं, ठीक है, उनके हम उनका मीन निकालते हैं, फिर उनको कंपेयर करते हैं। तो इसमें एक जो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, जिसको हम कोवेरिएट बोलते हैं, उसको हम कंट्रोल करते हैं या उसके इफेक्ट को कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं हम एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। जो कोवेरिएट्स है जिसको हम बोलते हैं, या जो कंटिन्यूस वेरिएबल है जिसका इफेक्ट हम कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज कोवेरिएट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू जस्ट एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ न्यू टीचिंग मेथड ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और टीचिंग मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके। लेकिन इसे साथ साथ जो स्टूडेंट का पहले का नॉलेज होगा, जो उसको पहले से कुछ पता होगा, नॉलेज होगा, वो आपका कोवेरिएट होगा। ठीक है, तो उसके इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करना होता है इस मेथड के अंदर, एनकोवा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कोवेरिएट। दैट इज पीरियड नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। ओके। जैसे मान लीजिए ग्रुप बनाया आपने, एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। ग्रुप ए में जो है नई जो टीचिंग मेथड है उसको अप्लाई कर दिया, मतलब ग्रुप ए में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको नया टीचिंग मेथड्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। और ग्रुप बी जो है उसमें वही पुराना या ट्रेडिशनल जो मेथड है उसी का यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद लास्ट में सेमेस्टर के एंड में फिर चेक किया जाता है, असेस किया जाता है दोनों ग्रुप का। ठीक है, कि क्या परफॉर्मेंस, मतलब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आया हुआ है। लेकिन एक जो वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल जो की है, फिर वो नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, उनको पहले से पता है जो नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, तो उसको हम कंट्रोल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोवेरिएट। तो इस मेथड को बोला जाता है एनकोवा, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सर नहीं आ रहा। ओके। सी देखो, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अब इसको अगर हमको चेक करना है, मान लो फॉर एग्जांपल दो आपने ग्रुप बनाए, दोनों की मीन निकाली, उसको फिर आपने एनालिसिस किया, जैसे कि हम और बाकी मेथड में करते हैं। इसमें जो आपका एक फैक्टर हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट को पहले नॉलेज होता है, ठीक है, फॉर ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने एग्जाम दिया नेट का, ठीक है, एक दूसरे स्टूडेंट ने नेट का एग्जाम दिया। ओके। दोनों ने ही हमसे ही पढ़ा है। ठीक है, एक स्टूडेंट ए है, एक बी है। लेकिन स्टूडेंट बी जो है उसको पहले से नॉलेज, उसने एक दो अटेम्प्ट पहले दे रखे हैं। ठीक है, तो उसका तो रिजल्ट बेहतर हो सकता है ना। रिजल्ट तो उसका बेहतर आ सकता है क्योंकि उसको पहले से नॉलेज है, सब कुछ पता है। तो हमको केवल अगर चेक करना है, एनालिसिस करना है दोनों के नॉलेज को, तो हमको जो पीरियड उसका नॉलेज है उसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा उस वेरिएबल को। क्योंकि अगर उसके पास नॉलेज है तो कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट बेहतर आएगा ही आएगा। तो अगर हमको चेक करना है टीचिंग मेथड का दोनों स्टूडेंट पे, तो हमको उसका जो पहले वाला नॉलेज है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल का मतलब होता है कि हम उसको कंट्रोल करके रखते हैं, जब मतलब स्टडी करते हैं, जब एनालिसिस करते हैं, तो वेरिएबल को हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम चेक कर सकते हैं दोनों स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की, कि दोनों के दोनों जो है स्टूडेंट हमसे ही पढ़ रहे हैं तो उनका रिजल्ट कैसा आ रहा है, उसके मीन निकालेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो नॉलेज उसको पहले है उसको हम कंट्रोल करेंगे, तो उसको हम कोवेरिएट बोलते हैं।
उसको ही बोला जा रहा है यहाँ पर एनालिसिस ऑफ कोवेरिएट। अभी समझ में आया? जी सर। सर बट उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए अलग कुछ मतलब रहेगा मेथड? नहीं नहीं, मेथड जो आप बोल रहे हैं ना वो वाला। नहीं नहीं, सी मतलब कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसका नॉलेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनको हमको ध्यान रखना होता है कि ये फैक्टर इस पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो एनालिसिस उसी टाइप का किया जाता है, वो सब वैल्यू को पहले से हम ऐड करके रखते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट ना पड़े, कि इसका जो पहले से नॉलेज था उसका पूरे रिजल्ट पे इम्पैक्ट ना पड़े। हम उसको इग्नोर नहीं करते हैं, उसको ध्यान रखते हैं कि ये फैक्टर जो है ये कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट को इम्पैक्ट करेगा, तो हम पहले से वैल्यू को ऐड करते रहते हैं। या बोल सकते हैं जैसे मान लीजिए एज ग्रुप होता है, एज है, जैसे मान लीजिए आपने डेटा में कुछ सैंपल में ऐसे लोग लिए हैं जिनकी एज किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, तो हमको ध्यान रखना होता है डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो कि इम्पैक्ट करेगा हमारे रिजल्ट को। ठीक है, तो उस प्रकार से हम उसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है कि हम उसको, ऐसा नहीं है कि हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, वी हैव टू लुक आफ्टर ऑल दीज वेरिएबल आल्सो कि इसका इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है। ठीक है सर, आगे समझ। नेक्स्ट है इसमें मनोवा। मनो मतलब होता है कि मल्टी वेरिएंट एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था कि you want to just investigate the effect of different teaching method। ठीक है, और यहाँ पर आप चेक करना चाहते हैं एकेडमिक स्कोर या ऑफ स्टूडेंट इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट भी होंगे, जैसे कि मान ली मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, इंग्लिश है, दीट विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल, और टीचिंग मेथड आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ओके, तो मनो का मतलब होता है जहाँ पर जो आप बहुत सारे मीन ले रहे होते हैं डिफरेंट सेम सब्जेक्ट के, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिखना है कि एकेडमिक स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट में अब यहाँ पर ले रहे हैं, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हैं कि मैथ में कितना स्कोर है, साइंस में कितना स्कोर है, रीजनिंग में कितना स्कोर आ रहा है, विद अ डिफरेंट मेथड। जैसे मान लीजिए ग्रुप है, एक ग्रुप को आपने टीचिंग मेथड 1 दे दिया, एक ग्रुप को टीचिंग मेथड 2 दे दिया, एक ग्रुप जो है ग्रुप सी बनाया, उसमें टीचिंग मेथड जो है 3 दिया। फिर आप उसको जो है मनोवा के माध्यम से स्पेसिफाई करते हैं कि दीज आर द डिपेंडेंट वेरिएबल, दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर एनालिसिस करते हैं। तो जहाँ पर मनोवा का मतलब होता है जहाँ पर मल्टी वेरिएंट होते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उनके बीच में रिलेशन को आप स्टैटिस्टिकल डेटा के माध्यम से एनालिसिस करते हैं। जैसे कि पहला वाला अनोवा जो था, उसमें क्या था बताइए? सर उसमें 3 से ज्यादा ग्रुप्स के वो देख रहे थे हम लोग ना। यहाँ पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल भी बहुत सारे हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके अब सर। क्वेश्चन को पढ़ो, समझ में आएगा। देखियो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर स्कोर फॉर द सेम इंडिविजुअल्स एट 2 or more times while controlling the initial set of the score। इसका मतलब क्या हुआ है? यहाँ पे लिख रहा है कि कंट्रोलिंग द इनिशियल सेट ऑफ स्कोर, पहले से जो जो प्री नॉलेज है स्टूडेंट का, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, दैट विल बी एनकोवा। ठीक है, कंपेयरिंग जी। स्कोर फॉर द सेम इंडिविजुअल्स मतलब वही स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट तो वही है ना, डिफरेंट हम मेथड यूज कर रहे हैं। सो एट 2 and more टाइम देन वी आर कंट्रोलिंग द इनिशियल सेट ऑफ स्कोर, पहले से जो नॉलेज को कंट्रोल कर रहे हैं, दैट विल बी एनकोवा। थर्ड वाला आएगा नेक्स्ट इसमें, इट इज अ सेट टेस्ट फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ अ मीन फॉर द 3 and more ग्रुप, दैट विल बी अनोवा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि डिफरेंट स्कूल है और उनमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, जैसे मान लीजिए एक स्कूल ए है, एक स्कूल बी है, एक स्कूल सी है, इनमें बच्चों का क्या स्कोर आया है, उसका मीन निकालेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, तो डिफरेंट मतलब मीन ऑफ 3 and more ग्रुप, जो कि कनेक्ट मतलब एक सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है। तो ये आपका हो गया अनोवा। नेक्स्ट टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ होमोजेनिटी, दैट विल बी स्क्वायर स्क्वायर। एंड द टेस्ट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ सेवरल मीन्स टेकन फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट एक ही है या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम डिफरेंट सेवरल मीन ले रहे हैं, यहाँ पर मैथ का है, रीजनिंग का है और बाकी के सब्जेक्ट है, उन सबको जो जो कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका टीचिंग मेथड है।
ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ सेवरल मीन्स टेकन फ्रॉम द सेम सब्जेक्ट। समझ में आया? थोड़ा सा अभी एक बार में नहीं समझ में आएगा, पहले नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक दो बार आप बार बार देखेंगे सर तो आ समझ में गया। आएगा। और कोशिश करना, ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको इतना नहीं समझना है। आपको देखना है कि काय स्क्वायर का मतलब क्या है और आंसर मार्क करके आगे बढ़ना है। ये सब नहीं देखो, वहां पर आपको ज्ञान नहीं देना है कि आपको मनोवा अनुकोवा क्या होता है। आपको जितने आसानी से आंसर निकल रहा है उतने आसानी से आंसर निकालिए और आगे बढ़िए। जैसे काय स्क्वायर के बारे में पता होता है, अनुभव के बारे में पता है। अभी तो जो एग्जाम में आ गया तो मैंने यहाँ पे बता दिया है अनुकोवा और अनुभव। वैसे नहीं पता होता है स्टूडेंट को जनरली। तो एटलीस्ट आपको काय स्क्वायर के बारे में पता रहता है, अनुभव के बारे में पता होता है, उसके आधार पर आंसर लगा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िए। Crime without victim, cooperative crime, white collar crime, crime against property. 72 का क्या होगा? क्राइम विदाउट विक्टिम का मतलब क्या है? मतलब उसमें कोई डायरेक्ट विक्टिम नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए गैम्बलिंग है, उसको वो भी क्राइम है एक, है ना? गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, सो ही विल पेयर विद द फोर्थ। नेक्स्ट है कॉपरेटिव क्राइम। कॉपरेटिव क्राइम का मतलब क्या होता है? कॉपरेट क्राइम, कॉपरेट मतलब होता है कि जनरली जो बिजनेस संस्थाएं होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पर जैसे कि मान लीजिए कि ये डेटा है उसका मैनिपुलेशन करना या प्राइस वगैरह मैनिपुलेट करना, दैट इज कॉल्ड एज कॉपरेट क्राइम। बी विल पेयर विद द फर्स्ट। व्हाइट कलर क्राइम का मतलब जैसे कोई पर्सन बड़ी पोजीशन पे है, गवर्नमेंट जॉब में है, किसी अथॉरिटी पे है और उसके द्वारा करप्शन किया जा रहा है, टैक्स इन्वेजन किया जा रहा है, दैट कॉल इज द व्हाइट कलर क्राइम। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, टॉक्सिक पोल्यूशन, करप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है? चोरी करना, ये सब। क्या आंसर हो जाएगा? फोर्थ वाला सभी का करेक्ट है, इजी क्वेश्चन है। वैसे देखो इसमें ऑप्शन आप देखेंगे ना, जैसे कि ए वाला फर्स्ट के साथ पेयर हो रहा है, सेकंड के साथ हो रहा है, फर्स्ट के साथ फोर्थ के साथ हो रहा है, मतलब ए वाला थर्ड के साथ पेयर नहीं होगा। तो आपको इसको इसके साथ पेयर करना ही नहीं है, फिर आपको देखना है कि ये दोनों में फोर्थ या फर्स्ट या तीनों में से कोई एक हो सकता है। अगर आपने मान लिया क्राइम विदाउट क्राइम को पता है कि ये फोर्थ के साथ पेयर हो रहा है, तो आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं, तो मॉक टेस्ट में आपको यही तरीका अपनाना है। ठीक है ना? वहाँ पर आपको कोशिश करना है कि जो आपने टाइम दिया हुआ है 1 घंटा या जो भी 60 मिनट 70 मिनट, उसमें आपके कितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं। ओके, बाई एनी हाउ, किसी भी तरीके से, चाहे आप उसमें तुक्का लगाएं या फिर आप ऑप्शन को मैनिपुलेट करें या कैसे ही करके आंसर लगाएंगे। फिर उसके बाद एनालिसिस करना कि क्या गलती की आपने, कैसे क्वेश्चन पढ़ा, क्या गलती है, जो भी आई, फिर उसका एनालिसिस करना सही तरीके से। लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाए तो आपको वही तरीका अपनाना है जो एग्जाम में अपनाने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना होगा। और चाहे आपको पूरे आंसर, पूरे ऑप्शन पता हो, फिर भी आपको एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन देख करके आंसर मार्क करना है। टाइम बचेगा तो बाद में जो क्वेश्चन रह जाते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, माइनस मार्किंग होती नहीं तो बेनिफिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। ओके, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस। ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग किन के द्वारा दी गई थी बताइए? सोशल लर्निंग। अल्बर्ट बंडूरा, बंडूरा के द्वारा सर। यस, एल्बर्ट पेंडुला अल्बर्ट की बंडूरा, बंडूरा। उन्होंने बताया था कि लर्निंग प्रोसेस में ऑब्जर्व करना, इमिटेट करना, नकल करना, कॉपी करना, इसके माध्यम से हम सीख सकते हैं। थ्रू द ऑब्जर्वेशन, थ्रू द इमिटेशन, पर्सन कैन लर्न द बिहेवियर। ओके, उसी से इन्होंने क्वेश्चन बना दिया।
अब क्वेश्चन में जनरली वैसे उनके जो स्टेप दिए गए थे एल्बर्ट मुंड्रो के द्वारा, वो 4 स्टेप थे: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अब यहाँ पर उन्होंने 5 स्टेटमेंट दिए हैं और उसी के आधार पर क्वेश्चन बनाया हुआ है: अवेयरनेस ऑफ ऑब्जर्वर, रिटेंशन ऑफ ऑब्जर्वर, मोटिवेशन फॉर परफॉर्मिंग द ऑब्जर्व बिहेवियर, परफॉर्मेंस एबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, बिहेवियर एक्चुअली परफॉर्म बाय द ऑब्जर्वर। क्या आंसर हो सकते हैं बताइए? देखो पहले तो आएगा आपका, देखो सब में ए है, सब में बी है, तो इसका मतलब है कि पहले ए आएगा, सेकंड पे बी आएगा। अवेयरनेस ऑफ ऑब्जर्वर, अवेयरनेस जरूरी है। अटेंशन का मतलब, रिटेंशन का मतलब क्या है? अटेंशन, देखो अवेयरनेस मतलब होता है अटेंशन, कि पर्सन अटेंटिव होना चाहिए। जैसे जो चीज़ आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, जो मॉडल बिहेवियर है जिसको आप देख करके सीख रहे हैं, तो आप अटेंटिव होंगे तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे। जितना बेहतर तरीके से आप क्लोज अटेंशन पे कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को देख रहे हैं या कोई भी पर्सन टीवी में कुछ कर रहा है, आप उसको देख के निकल कर रहे हैं, तो पहले आप अटेंटिव होना पड़ेगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए। अगर आप अटेंटिव नहीं होंगे तो सही से लर्न नहीं कर पाएंगे मॉडल बिहेवियर को। तो अवेयरनेस होना जरूरी है, जिसको हम बोल सकते हैं अटेंशन। ठीक है, म्यूट कर लिया। यस, तो अटेंशन पहला। नेक्स्ट है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या हो कि जो आपने ऑब्जर्व किया, दैट मस्ट एबल टू रिटेन, कि जो इन्फॉर्मेशन आपने, जो आपने देखा, जो समझा, ओके, उसको आपने ऑब्जर्व किया, उसको आपने रिटेन कर लिया थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, कि कोई पर्सन कैसे काम कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। ओके, तो रिटेन करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उसको परफॉर्म कर पाएंगे। आप कुछ याद रहेगा तभी तो कर पाएंगे, है ना? नहीं तो परफॉर्म कैसे करेंगे? तो रिटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेंशन हो गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए तीनों में से क्या ऑप्शन हो सकता है? देखो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी मार्क किया मतलब वो डी बोल रहे हैं। देखो डी, इसमें अगर डी, तो डी दोनों दोनों में है। ठीक है, डी मतलब बिहेवियर एक्चुअली परफॉर्म बाई, सॉरी, परफॉर्म एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। परफॉर्मिंग एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब हुआ कि आप अगर अटेंशन दे पाएंगे सही तरीके से, ओके, तभी आप जो है रिटेन कर पाएंगे। रिटेन करेंगे तभी आप उसको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि सेम चीज जो आपने लर्न की है, समझी है, रिटेन की है, जिस बिहेवियर को, आप उसको दोबारा से दिखा पा रहे हैं। मतलब वो फिजिकल स्किल्स या एबिलिटी होने चाहिए उस पर्टिकुलर बिहेवियर को परफॉर्म करने की। सो द परफॉर्मेंस एबिलिटी ऑफ द वर्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसके पास नेसेसरी स्किल्स नहीं है, उस ऑब्जर्व को, जो उसने ऑब्जर्व किया, परफॉर्म करने का, रिप्रोड्यूस करने का, तो कैसे करेगा? तो रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। सो परफॉर्मेंस एबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्वर विल बी एट द थर्ड स्टेज। ठीक है, तो ए, बी और डी हो गया। नेक्स्ट क्या होगा? ई और सी में पहले क्या आएगा? ई आएगा। ई कैसे आएगा? मोटिवेशन फॉर परफॉर्मिंग द ऑब्जर्व बिहेवियर एंड बिहेवियर एक्चुअली परफॉर्म बाय द ऑब्जर्वर। देखिए एल्बर्ट मुंड्रा के जो स्टेप दिए गए उसमें पहले अटेंशन है, दूसरा रिटेंशन, ठीक है, तीसरा नंबर का है रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस एबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, रिप्रोड्यूस कर पाना। फोर्थ नंबर पे है मोटिवेशन। ओके, मोटिवेशन भी होना जरूरी है। मोटिवेशन मतलब होता है कि जो चीज़ आप बार बार देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको परफॉर्म करना है, तो आपको आप इतने मोटिवेटेड रहे कि उसको बार बार परफॉर्म कर पाए एक लंबे समय तक। तभी आप से उस प्रकार के बिहेवियर को लंबे समय तक रख पाएंगे, आप अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, तभी परफॉर्म कर पाएंगे सही तरीके से उस पर्टिकुलर बिहेवियर को। तो मोटिवेशन फॉर परफॉर्मिंग द ऑब्जर्व बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपने 2 दिन, 3 महीने, 4 महीने तैयारी की, एग्जाम 6 महीने बाद है, 4-5 महीने खूब पढ़ाई की आपने, लेकिन आपका मोटिवेशन खत्म हो गया, तो लास्ट के 2 महीने आपने कुछ पढ़ा नहीं, तो आप उसको कैसे दोबारा परफॉर्म करेंगे? जो आपने कुछ पढ़ा है, याद किया, सब भूल जाएंगे, कुछ याद रहेगा, तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास मोटिवेशन नहीं था, आपने उसको कंटिन्यू नहीं किया। ओके, तो मोटिवेशन फॉर द परफॉर्मिंग द ऑब्जर्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर को एक्चुअली परफॉर्म करते हैं, बिहेवियर एक्चुअली परफॉर्म बाय द ऑब्जर्वर। समझ में आ रहा है? तो सी, सॉरी, आपका इसमें ई वाला जो है लास्ट में आएगा। हम्म, होगा तो होगा लास्ट में। क्या बोल रहे हैं?
सब बोल रहे हैं डी होगा, लास्ट में ये आएगा ना, परफॉर्मेंस आएगी लास्ट में। डी होगा, डी ही तो मैंने बोला है ना। जी जी जी। हाँ, सर लेकिन मोटिवेशन तो सबसे लास्ट में होगा ना, मतलब उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में 4 नंबर में मोटिवेशन आता है। नहीं उनके उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग ठीक है मोटिवेशन आता है, लेकिन ये थ्योरी डायरेक्टली नहीं लिखी ना, उन्होंने 5 यहाँ पर ऑप्शन दिए आपको। मतलब सी मोटिवेशन आएगा, लेकिन मोटिवेशन के बाद आपको परफॉर्म भी तो करना होता है, कि जो कुछ आपने लर्न किया, याद किया, उसको रिटेन किया, उसको रिड्यूस किया। नाउ यू शुड हैव द मोटिवेशन, कि उसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे लंबे समय तक, तभी आप परफॉर्म करेंगे। मोटिवेशन फॉर व्हाट? जैसे आपने ऑब्जर्व, जो आपका बिहेवियर है उसने ऑब्जर्व किया, परफॉर्म किया, फिर आप मोटिवेट किस लिए है? ताकि आप उसको दोबारा परफॉर्म कर पाए आगे। समझ में आ रहा है कि जो चीज़ आपने सीखी है एक्चुअली उसको आप परफॉर्म करेंगे, ऑब्जर्व बिहेवियर को आप बाद में भी परफॉर्म। मोटिवेशन मतलब होता है कि उस चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं आप, तभी तो मोटिवेट है उस चीज़ को लेकर के, जो आपने सीखा है, जो ऑब्जर्व किया है। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप तैयारी की है, 6 महीने का एग्जाम है, 4 महीने आपने पढ़ा, मतलब अटेंटिव रहे, रिटेन रिटेन किया आपने, रिप्रोड्यूस किया, टेस्ट मॉक टेस्ट लगाए, लेकिन मोटिवेशन नहीं था, आप उसको फिर कैसे उसको परफॉर्म कर पाएंगे? तो पहले मोटिवेशन आएगा, फिर जो एक्चुअली आप बिहेवियर परफॉर्म करने वाले हैं, दैट विल बी द लास्ट स्टेज। सी दीज आर द 5 यहाँ पे स्टेजेस, लेकिन बंडूरा के द्वारा 4 स्टेज दी गई है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। क्योंकि मोटिवेशन के बाद जब आप दोबारा परफॉर्म करेंगे तभी तो आप देख पाएंगे अल्टीमेटली आपने जो ऑब्जर्व किया है, जो कुछ लर्न किया है, उसको आप जो है परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। कि ओनली ऑब्जर्वेशन से या इमिटेट करने से हम उस चीज़ को जो है अपने बिहेवियर में अडॉप्ट नहीं कर पाते, जब तक कि हम इन चारों स्टेप को बार बार परफॉर्म नहीं करेंगे। रिटेन, अटेंशन देना, रिटेन करना, रिड्यूस करना, मोटिवेट करना, और फिर दोबारा परफॉर्म करना। ठीक है। यस सर। सो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यही आंसर वो उसमें आंसर में भी है। सो यू कैन मार्क ऑप्शन नंबर डी। लेकिन याद रखना ये चारों, इनकेस अगर एग्जाम में 4 आ गया, मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आया, उन्होंने अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके दे दिया या डायरेक्ट पूछ लिया अल्बर्ट बंडूरा की जो है 4 स्टेप्स क्या है लर्निंग के, तो यू शुड नो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। ए आर आर एम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ले ऑफ? आंसर दीजिए आप लोग। Yeah. तो बेसिकली सबके अलग अलग आंसर हैं, सी है, किसी का बी है, डी है, सुजाता डी, वाइब्रेंट बी, एंड पूजा सी। ओके, सी बी डी, और बाकी लोग आंसर दीजिए। ले ऑफ का मतलब क्या होता है? बताइए। एनीबॉडी? पता नहीं, ओके फाइन, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसमें मेंशन है ले ऑफ के बारे में, रिट्रेंचमेंट क्या होता है, वो सब चीज़ के बारे में। देखो ले ऑफ का मतलब होता है कि टेम्परेरी सस्पेंशन, मतलब कुछ समय के लिए सर्विस से उनको टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि काम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है,
उसके पास काम नहीं है, अब फॉर एग्जाम्पल काम का मतलब जैसे कि उनके पास इनपुट इनपुट नहीं, मटेरियल नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या मशीनरी ब्रेक डाउन है, या कुछ भी हो गया है, ओके, तो फिर वो ले ऑफ कर देते हैं। जब भी इनपुट शॉर्टेज पड़ जाता है, कम होता है, या बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है प्रोडक्टिविटी को लेकर के, या मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है, या कुछ हो जाता है, तो टेम्परेरी सस्पेंशन होता है, दैट इज कॉल्ड ले ऑफ। ठीक है। और परमानेंट ले ऑफ करते हैं, उसको बोलते हैं हम रिट्रेंचमेंट। ठीक है, तो ले ऑफ क्या होगा आपका? लेकिन सर अभी कोविड के बाद जो ले ऑफ आईटी में हो रहा है वो तो परमानेंट टर्मिनेशन ही हो रहा है। सी वो देखो, उसमें कंडीशन होती है। देखो, परमानेंट का मतलब ये उनके पास काम नहीं है तो वो ले ऑफ कर देते हैं। ठीक है, उनकी कंडीशन पहले से होती है, जब वो ऑफर लेटर देते हैं, तो कंडीशन अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द कंपनी होती है कि बोल देते हैं कि काम नहीं होगा तो वो नहीं बुलाएंगे। जैसे कि ये टेम्पररी होता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको बुलाएंगे दोबारा। अगर काम नहीं होगा तो नहीं बुलाएंगे, लंबे समय तक नहीं बुलाएंगे, बाद में फिर वो उसको ले ऑफ कर देंगे पूर्ण रूप से। ठीक है, लेकिन इन जनरली अगर काम नहीं होता है या कोई और रीजन होता है, तो ले ऑफ का मतलब होता है कि टेम्पररी बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट को, या जो एम्प्लॉय उनको हटा देते हैं, बिकॉज ऑफ डेफिसिट ऑफ वर्क और एनीथिंग, दैट कैन बी अदर रीजन आल्सो। तो जो ओके। परमानेंट परमानेंट ले ऑफ करते हैं, देखो अगर वो लोग हटा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं बोलते हैं वो हटाने के समय कि आपको दोबारा नहीं लिया जाएगा। बोलते हैं कि कुछ समय के लिए अभी काम नहीं है, या कुछ भी रीजन दिखा करके वो ऐसे ही हटाते हैं, उसको ले ऑफ करके दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अगर रिट्रेंच करेंगे तो उन्हें बहुत सारी बाकी चीज़ें उनको देनी पड़ती हैं, फिर और भी प्रोविजंस होते हैं एम्प्लॉय को देना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मनी और ओके। सो। ओके। वो ले ऑफ के फॉर्म में दिखा देते हैं। ले ऑफ में क्या होता है कि वो दिखाते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ समय के लिए टर्मिनेट कर रहे हैं, या उसको सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि काम नहीं है, तो ईजी रहता है। तो ले ऑफ एज अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द सर्विस ऑन राइट, मतलब जो एम्प्लॉयर है उसके पास अधिकार होता है, दे हैव द राइट टू ले ऑफ एम्प्लॉय ड्यू टू सम इकोनॉमिक और ऑपरेशनल रीजन। कोई भी रीजन दिखा करके वो अधिकार होता है, वो ले ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो ले ऑफ एज अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द सर्विस ऑन द राइट। क्लियर है? जी सर। और परमानेंट ले ऑफ करते हैं, उसको बोलते हैं हम रिट्रेंचमेंट। सर आपने अभी एक्ट बताया था, कौन सा बताया था? इंडस्ट्रियल क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। उसके अंदर ये सभी प्रोविजन है, मतलब कौन कौन से एक्ट है, कौन कौन से सेक्शन है ले ऑफ के लिए, रिट्रेंचमेंट के लिए, बाकी की बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्राइक, लॉकआउट क्या होता है। ठीक है, उनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, मैंने क्वेश्चन ऐड कर लिए है इसमें, लेकिन पहले वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों ने शेयर किए थे। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं सर, इस आपको थोड़ा डीपली बता देना क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं 10-12 क्वेश्चन, तो जो इंपॉर्टेंट है वो तो बता देंगे, क्योंकि एक्ट को पूरा पढ़ना डिफिकल्ट है, एक तो बहुत लंबा होता है, बहुत सारे प्रोविजन होते हैं। एक एक सेक्शन को, एक एक क्लॉज को पढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने इसमें ऐड कर ली है। नेक्स्ट, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज क्या आंसर होगा? ज्यादा एम्प्लॉय है तो हम बोलेंगे, जैसे काम कम रहेगा तो एम्प्लॉय ऑफ कोर्स ज्यादा हो ही जाएंगे, तो फिर वो उसको रिट्रेसमेंट कहते हैं, टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय। कि काम नहीं है, एम्प्लॉय ज्यादा है तो रिट्रेसमेंट कर देते हैं, उसको बोलेंगे डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अ ले ऑफ इज डिक्लेयर्ड इन केस ऑफ is a case of surplus labor when worker threaten to go to the strike, या जब वर्कर बोलते हैं कि स्ट्राइक कर देंगे, या फिर पावर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होता है, या फिर एम्प्लॉय रनिंग इज इन हैवी लॉस, या जब उनको नुकसान होता है एम्प्लॉयर को। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन करने भी है। सो अभी मैंने बताया था कि ले ऑफ हम जब करते हैं, जब इनपुट शॉर्टेज होता है, या रॉ मटेरियल नहीं होता है, या बाकी चीज़ें कमी होती है, तो ले ऑफ कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच सेक्शन डील विद द प्रोविजन ऑफ ले ऑफ रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है इस एक्ट के अंदर, कौन सा ये सेक्शन है?
इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट एक्ट 1947। कौन सा सेक्शन है? इसका आंसर सही होगा, इसमें तुक्का लगाइए आप लोग। ले ऑफ की प्रोविजन के बारे में मेंशन किया गया है 25M, बिल्कुल सही है। 25N के बारे में मतलब ये बताता है कि जैसे कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर 100 या 100 से अधिक वर्कर काम कर रहे होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग इसमें प्रोविजन है। और 25F जो है, जहाँ पर 100 वर्कर से कम काम करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन 25F के अंदर है। ठीक है। और जो सेक्शन 25 है, ये बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू दी स्ट्राइक और लॉकआउट, उसमें कुछ प्रोविजन है। तो 25 में आपको याद रखना है ले ऑफ का, दैट इज दी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 25M। ठीक है। उतना डिटेल में नहीं आएगा, ये आ सकता है, तो इसको वैसे तो ये आएगा नहीं, फिर भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो पता रहना चाहिए, याद कर लेना। ले ऑफ के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है इस एक्ट के अंदर, दैट इज सेक्शन 25 है। क्वेश्चन नंबर 14, विच सेक्शन डिफाइन रिट्रेंचमेंट? किस सेक्शन के अंदर रिट्रेंचमेंट को डिफाइन किया गया कि रिट्रेंचमेंट होता क्या है बेसिकली? सेक्शन 2 क्लॉज बी, सेक्शन 2 क्लॉज ओ, सेक्शन 25F, सेक्शन 4। Retrenchment means termination of employment, work by the employer or anyone. ऑप्शन नंबर बी, हाँ बिल्कुल सही, बी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सेक्शन 22, 23 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आर रिलेटेड टू? लगाइए यहाँ पर तुक्का लगाइए, कोशिश करिए क्या आपका सही होता है कि नहीं होता है। देखो अब तुक्का जो लगाते हैं ना, तब भी थोड़ा दिमाग लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप दो सेक्शन दिए हैं, है ना, तो दोनों सेक्शन में अलग अलग बात की गई होगी ना, तो यहाँ पर दो चीजें कहाँ है, स्ट्राइक लॉकआउट, दो चीजें यहाँ दी गई है। तो तुक्का भी लगाइए तो कम से कम देख के लगाइए कि क्या सही हो सकता है ना। स्ट्राइक एंड लॉकआउट के बारे में जो प्रोविजन है आर्टिकल सेक्शन 22 सेक्शन 23 के अंदर है। ऑल्दो ये मतलब करेक्ट वो नहीं है एनालॉजीज, लेकिन एटलीस्ट दो सेक्शन दिए हैं तो एटलीस्ट दो चीजें होनी चाहिए। ऐसे तुक्का लगाएंगे तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है अपना खुद का दिमाग। तो वैसे आप ऐसे मार्क कर सकते हैं इनकेस नहीं पता है तो। ठीक है। ये सब थोड़ा लिख लेना, नोट्स बना लेना, ये उसमें नहीं होगा नोट्स के अंदर। सेक्शन एटलीस्ट सेक्शन याद करना कौन सा किस के बारे में, ले ऑफ के बारे में कौन सा है, रिटेनमेंट के बारे में कौन सा है, स्ट्राइक के बारे में कौन सा है, लॉकआउट का कौन सा है। नेक्स्ट है इसको पढ़िए, आंसर दीजिए। An employer of an establishment serve a 3 month notice on the workman to be, जिनको रिट्रेच करना है, जिनको हटाना है, उनको पहले 3 महीने पहले नोटिस जारी करना पड़ता है एम्प्लॉयर को। सो दिस स्टेटमेंट अबव इंडिकेट दैट एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय मतलब एक ऐसी संस्था जहाँ पर कितने लोग काम करते हैं, जहाँ पर उन लोगों को 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है अगर वो रिट्रेच कर रहे होते हैं। तो कम से कम कितने लोग काम करने चाहिए इसी संस्था के अंदर? कौन सा क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, 100 है, तो हमने आंसर ही बता दिया, राइट, 3 मंथ नोटिस। सर आपने आंसर ही बता दिया। ओके ठीक है।
3 will be right answer. Next question, question number 32. ओके, ये क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर उन्होंने बस जो आंसर था वो क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन को आंसर बना दिया। जी 100 ही 100 होगा। अब इसमें बताइए कितना होगा। एनी एम्प्लॉय 100 और मोर वर्कर एंड हु इंटेंडेड टू क्लोज डाउन हिज अंडरटेकिंग, मतलब वो अपनी संस्था जो कंपनी है जो भी उसका क्लोजर होने वाला है, विल हैव टू गिव द नोटिस टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेटिंग द रीजन फॉर द क्लोजर। क्लोजर का रीजन देना होगा गवर्नमेंट को कितने दिन पहले। सर 90 होगा ना। हाँ, जहाँ पर 100 वर्कर से ज्यादा काम करते हैं, 100 या 100 से अधिक होते हैं, तो वहां पर हमको 90 दिन पहले डेट ऑफ क्लोजर का नोटिस जारी करना पड़ता है। ठीक है। और मान लीजिए अगर 50 से ज्यादा है, 50 से 100 के बीच में एम्प्लॉय है, तो कितने दिन पहले जारी करना पड़ेगा। 60 डेज पहले। 60 डेज सर। बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. No notice of closure will be required to be served on the appropriate government if number of worker employed is, मतलब कितने कम से कम वर्कर होंगे तो गवर्नमेंट को किसी प्रकार का नोटिस नहीं देना पड़ेगा डिस्क्लोजर के लिए, सॉरी क्लोजर के लिए। तो मैंने बताया कि 50 से अगर 100 के बीच में है तो 60 दिन, 100 से ज़्यादा एम्प्लॉई है तो 90 डेज, और 50 से कम है तो फिर कोई नोटिस जारी नहीं करना पड़ेगा क्लोजर का। लेस देन 50। क्वेश्चन नंबर 35. Where an undertaking is closed down for any reason whatsoever, every workman shall be entitled to notice and compensation if he has put in. अगर किसी जो है वर्कमैन ने, एम्प्लॉय ने लगातार 1 साल 2 साल 5 साल 6 महीने काम किया, तो किसी भी कोई भी रीजन हो सकता है, तो दे हैव टू कंपनसेट एंड नोटिस भी जारी करना पड़ेगा। कब? अगर वर्कर कितने दिन काम करता है कंटिन्यूस। अंडरटेकिंग इज क्लोज डाउन फॉर एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, तो हर एक वर्कमैन जो कि लगातार 1 साल काम किया है, सो दे शैल बी एंटाइटल्ड टू नोटिस एंड कंपनसेशन आल्सो, अगर वो लगातार 1 साल तक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36. How many days before an employer intended to close down his undertaking in which 62 workers are employed has to serve a notice to appropriate government? अगर किसी 90 डेज। 90 62 will be 90 days. 50 to 100 कितना था, और 100 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो कितने हैं? 60 60 थे ना। 90 days. 90 डेज नहीं, 60 होगा ना। 100 से ज्यादा होंगे तो 90 डेज है, और 50 से 100 के बीच में है तो 60 डेज होगा, और 50 से कम है तो नोटिस जारी नहीं करना होता है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना, तो 2 क्वेश्चन पहले, कि अगर 100 से ज्यादा है तो 90 डेज टू टेक, एंड अगर 50 के 60 के बीच में है देन 60 डे, और 50 से कम है तो